नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जी हाँ, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है ज्योग्राफी की, जिसके अंदर हम लोग वीक के एक दिन के अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, MCQs करते हैं और उसमें आप अपने रिस्पॉन्सेज देते हैं, आपकी प्रिपरेशन हो रही है, आपका रिवीजन हो रहा है और आपको ये पता पड़ रहा है कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। तो ये वीडियो को UGC नेट ज्योग्राफी वाले या ज्योग्राफी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे के लिए है, चाहे वो आपके SSC के लिए है, चाहे आप UPSC के लिए भी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। वीडियो पूरा आप एंड तक देखिए। 20 क्वेश्चन इसके अंदर हम करते हैं, टाइमर चलता है, टाइम के अंदर आपको जवाब देना पड़ता है और आपकी ज्योग्राफी की प्रैक्टिस हो रही है, आप लोग सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका 5th एडिशन है। अगर आप प्रीवियस एडिशन देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, उसमें आप जाके टाइप करके देख सकते हैं हमने अभी तक कितने 4 सेशन कर लिए और कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। अगर आप नए लर्नर हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी और KVEDU कुमार भारत एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पर आपको वीडियोस PDF मिलते हैं, क्लास PDF यहाँ पे मिलते हैं और अपडेट्स मिलते हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट। इसके अलावा हमारा एक ज्योग्राफी का एक स्पेसिफिकली ग्रुप है जहाँ पे हम लोग रोज टास्क करते हैं, डिस्कशन होता है और यहाँ पे फन वे के अंदर हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगर आप ज्योग्राफी के एस्पिरेंट हैं तो उस ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जुड़ने के लिए पहले ये चैनल ज्वाइन करना है, उसके बाद यहाँ पर इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है। ये नंबर आप सेव कर लीजिए, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नंबर है। तो यहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज करेंगे और आप ऐड ऑन हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोग हैं, आई थिंक 100 लोग होने वाले हैं बहुत जल्दी, और 100 लोग जो हैं रोज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आपको डेली टास्क मिलता है। तो फन वे के अंदर पढ़ाई होती है, आप लोग जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हम लोगों ने बहुत रिसेंटली ही 100 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं आपके सपोर्ट की वजह से दोस्तों। तो ये सपोर्ट आप बना के रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई भी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे। इस तरह से इसमें नोटिफिकेशन आप ऑल करके रखेंगे ताकि हर तरह का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑलराइट, इसके अलावा हमारा UGC नेट का ज्योग्राफी का पेड कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसके जो पूरी अनाउंसमेंट है मैं वीडियो के एंड में देने वाला हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कोर्स के बारे में, क्या होने वाला है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। इसमें आपको फिलअप करना है, अगर आपको एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको गूगल फॉर्म, आप उसको कर सकते हैं। टेलर मेड कोर्स है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और इसमें आपको UGC नेट ज्योग्राफी की 10 जो यूनिट्स है उसका पूरा कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा, अलॉन्ग विद द PDF, मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस और वीडियोस मिलेंगे जिसको आप बहुत बार देख सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे वीडियोस को स्टैंड अपार्ट बनाने के लिए भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे रिडल्स जो हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल का इंटरेक्टिव ग्रुप है, वहाँ पे मैं रिडल्स देता हूँ, आप लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ। एक गेम होता है बेसिकली, वो रोज़ आपको मिलता है, रोज़ आपको करना पड़ता है। आप लोगों को भी आई एम श्योर एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्योंकि आपने 50 से ऊपर रिडल्स कर लिए हैं, तो आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप बहुत जल्दी पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करने लगते हैं, बहुत अच्छी वाली बात है ये। इसके अंदर मैं नेम अनाउंस करता हूँ जो लोग भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इस वीडियो के एंड में मिलता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो आपका रिवॉर्ड है, आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा है। और वीडियो के अंदर मैं 3 चीज़ें देता हूँ, एक रिडल होता है, एक क्वेश्चन ऑफ द डे होता है और एक पूरा वीडियो होता है। तो एक वीडियो के अंदर 3 चीज़ें मिलती है, यानी कि 3 in 1 होता है हमारा वीडियो, 3 in 1 सारी चीज़ें मिलती है। वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। ऑलराइट, आज सुबह हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये रिडल पोस्ट किया था और ये पिक्चर है, वर्ल्ड मैप की पिक्चर है, इसमें क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन था कि भाई डंकन पैसेज जो है वो कहाँ लोकेटेड है, इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। इसमें से 4 ऑप्शन थे। ए था साउथ एंड लिटिल अंडमान, दूसरा था नॉर्थ एंड साउथ न्यूजीलैंड, तीसरा था मिडिल एंड साउथ अंडमान और उसके बाद डी था केप हॉर्न एंड साउथ शेटलैंड आइलैंड्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, साउथ एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, देखोगे ये अंडमान आइलैंड्स हैं, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान होते हैं। इसके ऊपर जो है वो नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर है। तो यहाँ पर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज है जिसको हम डंकन पैसेज कहते हैं और ये इन दोनों को बेसिकली जोड़ता है। जोड़ता तो क्या है, बेसिकली इन दोनों के बीच का एक बैरियर है। ठीक है, यहाँ की जो वाटर बॉडी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। यहाँ बात को ध्यान रखनी है। इसके ईस्ट में जो है वो हमारा अरेबियन सी है और वेस्ट के अंदर हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो ये इसका आंसर है, ये साउथ अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, यहाँ पे डंकन पैसेज है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। आज रिस्पॉन्सेज थोड़े कम आए हैं, मैं थोड़ा सा निराश हूँ। रिस्पॉन्सेज आ जाने चाहिए, ऑल्दो रिडल थोड़ा लेट पोस्ट किया था मैंने, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सेज आने चाहिए। आज जो है नेम्स मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। सबसे पहले दिया है मोइन खान ने, मोइन खान बहुत जल्दी अपना रिस्पॉन्स देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद पिंटू ने सही दिया है, परी, रानी डॉन, रोसी, मनीषा, शुभजीत, पीशू, लक्ष्मी, तन्मय, आलिया, श्रुति वर्मा, जया मिश्रा, शबनम मेहता, अलका, चांदनी सोनी, मिनी रस्तोगी, ये हमेशा डिस्क्राइब भी करती है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो पढ़िए क्योंकि इन्होंने लिखा है, देखो ए इज द आंसर, डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान लिटिल अंडमान एंड इट इज अ स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन। इट इज अबाउट 48 किलोमीटर वाइड एंड इट सेपरेट्स रुडलैंड आइलैंड इन द ग्रेट अंडमान टू द नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान टू द साउथ, विच इज़ वेरी गुड। आप इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं और आप इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। उसके बाद रानी डॉन ने दिया है, जिन्होंने पहले ही कह दिया था,
और उसके बाद तृप्ति बंसल, मोहम्मद फैजल, ज्योति चक्रवर्ती, श्वेता, गौरव सिंह, विवश्री महंता और मेघा जैन, इन सब लोगों ने सही आंसर दिए। आई थिंक किसी ने भी गलत नहीं दिया है जिन लोगों ने रिस्पॉन्स दिए हैं, विच इज़ वेरी गुड। रानी डॉन ने क्वेश्चन पूछा है, वाई द फिनोमिना ऑफ अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस ओनली फाउंड इन दीज टू प्लेसेस इन नॉर्वे एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। बेसिकली एक मैंने वीडियो कवर किया था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, उससे काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस मैं कवर कर लूँगा और आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिए हैं, आप भी जवाब दे सकते हैं। अगर आप एक नए लर्नर हैं तो हमारा इसका एक स्पेसिफिकली एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग द चैनल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एडिशन नंबर 5। ये जो है स्पेसिफिकली इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फोकस करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टार्टिंग के अंदर, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी हम डिस्कस करने वाले हैं। और फॉर्मेट वही रहेगा दोस्तों, इसका क्वेश्चन आएगा, 20 सेकंड का टाइमर चलेगा, टाइमर के अंदर आपको जवाब देना है और टाइमर खत्म होने के बाद मैं दूंगा इसका एक्सप्लेनेशन, और अगर जहाँ जरूरत होगी तो वहाँ पर मैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ भी आपका उसकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपकी कवर हो जाए। ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूँ और मैं चलता बनूँ तो मे भी शायद आप उसको नहीं याद रखेंगे। गलत किया आपने, गलत करने के बाद मेरा पूरा ये रोल बनता है कि मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूं कि भाई ये आपने क्या गलत किया है और इसका सही आंसर क्या है। ऐसे ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एरिया इन इंडिया? बताइए, 20 सेकंड का टाइमर है, बताइए कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है उनका, बताइए। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनका सबसे ज्यादा परसेंटेज है। यहाँ पे आप मैप देखेंगे, देखो सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड दे ग्रो इन द एरियाज दैट रिसीव रेनफॉल 700 to 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंडिया में मोर और लेस हम देखें ऑन एन एवरेज 700 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। इसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज है? सैंडलवुड, शीशम, महुआ, साल, टीक एंड बैम्बू, ये इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। इसके अलावा मॉइस्ट डेसिडुअस एंड द ड्राई डेसिडुअस आर द 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस की 2 कैटेगरी है, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट आपको उस एरिया में मिलेंगे जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है, यानी कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर। और ड्राई डेसिडुअस आपको मिलेंगे खासकर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर और हमारे जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैप देख सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन है। इसमें जो ये आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं, ऑरेंज कलर कोडिंग जो है या देखेंगे, ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस की है, और ये जो लाइट येलो है ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस की है। तो आप देख सकते हैं इस पूरे मैप के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो इन्हीं 2 फॉरेस्ट का है। ये ऑरेंज वाला जो है आप यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा छत्तीसगढ़ और झारखंड का एरिया, वेस्ट बंगाल का कवर करता हुआ पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करता है। ये आप देखेंगे, ये वो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। कोस्टल एरियाज भी है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। उसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस जो है वो हमारा देखो नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे थोड़ा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा आपको दिखेगा यहाँ पर राजस्थान के कुछ पार्ट्स, यहाँ पर महाराष्ट्र का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा का सदर्न पार्ट। यानी कि ये येलो कलर और ऑरेंज कलर जो है ये पूरा कवर करता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया? बताइए। अभी नई रिपोर्ट आई है, इंडियन फॉरेस्ट ट्रेड रिपोर्ट, ठीक है, उसके हिसाब से अगर बोला जाए तो इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है एज कम्पेयर टू इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसका आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज आपको कर रहा होगा। देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो फॉरेस्ट कवर है आपका एरिया वाइज, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट कवर का टोटल एरिया कितना है। एक है कि जो भी स्टेट है उसका मान लो अगर एरिया 10 है, ठीक है, मान लो 10 एरिया है उसका, 10 यूनिट्स में एरिया है या 10 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसका फॉरेस्ट कवर अगर 8 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसके ज्योग्राफिकल एरिया से उसका जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि मतलब नेक्स्ट टू 90% 95% है। यानी कि 10 उसका जो 10 स्क्वायर किलोमीटर अगर उसका ज्योग्राफिकल एरिया है तो उसमें से 8 जो है वो फॉरेस्ट कवर ही है। क्वेश्चन इस पे था, क्वेश्चन ये नहीं था कि भाई कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अगर ये क्वेश्चन होता कि भाई इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर बात की जाए लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट के अंदर है, तो फिर वो मध्य प्रदेश है, फॉलोड बाय योर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि भाई इन टर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर बात की जाए, यानी कि उस स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया से कंपेयर किया जाए अगर, तो फिर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, तो उसमें निकल के आता है मिजोरम, जिसका 85% है। यानी कि अगर 100% उसका एरिया है तो 85.41% जो है उसका फॉरेस्ट कवर है। इसलिए मिजोरम जो होगा वो होगा फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। सेकंड में आता है इसी में
अरुणाचल प्रदेश 79.63%, उसके बाद मेघालय आता है 76.33%, और उसके बाद मणिपुर आता है और फिर नागालैंड आता है। इस तरह से ये है, फर्स्ट 3 आपसे पूछे जाते हैं। तो फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया में आएगा मिजोरम, और लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ द एरिया अगर बात की जाए लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो उसमें मध्य प्रदेश आता है, क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके एरिया के कंपेरिजन में देखा जाए तो वो कम है। एरिया के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो मिजोरम का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है और नागालैंड है, यानी कि पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहीं इसमें आते हैं। अगर एरिया की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन काफी लोगों को कंफ्यूज किया होगा, आई एम श्योर। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ब्रह्मपुत्र रिवर व्हेन इट फ्लोज आउट ऑफ इंडिया इनटू द बांग्लादेश इट इज कॉल्ड। जब ब्रह्मपुत्र इंडिया से निकलकर बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम क्या होता है? वेरी इजी, काफी बार इससे क्वेश्चन आते हैं। क्या नाम पड़ जाता है उसका, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। उसका सही आंसर होगा जमुना रिवर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जब इंडिया से निकल के बांग्लादेश पर जाती है तो उसका नाम जमुना पड़ जाता है। यहाँ पे आप मैप देखेंगे, देखो ये जो है ये पूरा बांग्लादेश का मैप है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ से जैसे ये एंटर कर रही है बांग्लादेश के अंदर, मैं इसको जूम इन करता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जमुना कहा जाता है, और यहीं पर ही जाकर ये जमुना जो है वो तीस्ता रिवर से मिलती है। तीस्ता जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, फास्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है। फिर आगे जाके जो है फिर ये पद्मा में मिल जाती है। ये बार को ध्यान रखने का, जमुना जो है इसको बांग्लादेश के अंदर कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है इट इज रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट्स पे कुछ स्टेटमेंट है और इसमें से आपको बताना है कि सही क्या होगा। पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, दूसरा है एयर प्रेशर एंड विंड, तीसरा है ओशन वाटर डेंसिटी, और चौथा है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो फैक्टर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट, यानी कि ओशन करंट जो चलती है उनमें जो फैक्टर्स होते हैं, ओशन करंट के जो फैक्टर्स होते हैं, इनमें से क्या क्या हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है। कैमरा मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए। कोड्स दे रखे हैं ABCD, इनमें से क्या एक फैक्टर है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द ओशनिक करंट्स, बताइए। ऑलराइट दोस्तों, समय होता है समाप्त, और इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा B 1, 2 एंड 3, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ से ओशनिक करंट्स इन्फ्लुएंस होती हैं। क्यों? क्योंकि रोटेशन ऑफ जब होता है तो कोरालिस फोर्स लगता है, और जिस तरह से हमारी विंड जो है वो डिफ्लेक्ट करती है राइट हैंड साइड में, इसी तरह से ओशन करंट जो है वो भी डिफ्लेक्ट करती है। व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो फिर क्या होता है, वो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आने वाली जो भी ओशन करंट्स हैं वो लेफ्ट साइड में चली जाती है। ये कोरालिस फोर्स से होता है। उसके बाद एयर प्रेशर एंड विंड जो है इसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, क्योंकि एयर प्रेशर एंड विंड जो होता है उससे अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस बनती है, जिसकी वजह से वाटर करंट जो है उसका भी सर्कुलेशन इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद ओशन वाटर डेंसिटी, बिल्कुल सही है, ओशन वाटर डेंसिटी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स के अंदर। लेकिन रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का कोई इसके अंदर रोल नहीं है। अर्थ जो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर 365 डेज के अंदर, उसमें इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे आता है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून, तो ये हो जाता है, इसमें सारे ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर 1, 2 एंड 3 ही होगा। रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड्स और ओशन वाटर डेंसिटी जो है ये वो फैक्टर्स हैं जो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों B 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका है, दो तरह की टाइड्स होती हैं, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, ठीक है, जिसको मैं जब ओशन करंट्स पढ़ाऊंगा तो उसको मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो नॉर्मली दो टाइप की टाइड्स होती हैं, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, और इनकी पोजीशन के हिसाब से इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। कोई ऐसी सेलेस्टियल प्लेसमेंट जब सन, मून एंड अर्थ जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है, और अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो हमेशा हमको स्प्रिंग टाइड देखने को मिलती है। और ये बेसिकली दो बार आती है, एक न्यू मून पे आती है और एक फुल मून पे आती है। इसमें प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन ये है स्प्रिंग टाइड के आने के लिए कि भाई सन, मून एंड अर्थ जो है उनको स्ट्रेट लाइन के अंदर होना पड़ता है। ये न्यू मून और फुल मून पे आती है, ये बारह को ध्यान रखनी है। फुल मून मतलब पूर्णिमा, न्यू मून मतलब अमावस, ठीक है, अमावस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क है। उसके बाद नीप टाइड जो है ये भी एक पार्ट है, सब टाइप है टाइड्स की, और ये कब आती है, ये जब आती है जब सन, मून एंड अर्थ जो है वो राइट एंगल पर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये सन है, अगर मैं इसको लाइन से बताऊँ, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है, तो यहाँ पे एक बन रहा है राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी एक राइट एंगल बन रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे एक राइट एंगल बनता है। तो जब इस तरह की पोजीशन होती है तब आती है हमारी नीप टाइड, और ये नॉर्मली देखने को मिलती है हमें थर्ड क्वार्टर पर और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून पे देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आता है। वैसे क्वेश्चन करंट्स के बारे में था, लेकिन मुझे लगा कि इसको भी बता देना चाहिए। तो दो तरह की टाइड होती है, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड आती है जब सन, मून एंड अर्थ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, और ये फुल मून, न्यू मून के अंदर आती है। और नीप टाइड आती है जब सन, मून एंड अर्थ जो है वो राइट एंगल पे होते हैं, ये थर्ड फेज
और फर्स्ट फेज के अंदर आती है, थर्ड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून के अंदर आती है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड? बताइए, दक्षिण गंगोत्री जो है वो परमानेंट रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, वो कहाँ पर मौजूद है या मौजूद था? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, और इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि दक्षिण गंगोत्री जो है दोस्तों वो अंटार्कटिका के अंदर था। दक्षिण गंगोत्री कुछ इस तरह से हमारा एक स्पेस स्टेशन था, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पेस स्टेशन नहीं, ये हमारा एक रिसर्च स्टेशन था जो अंटार्कटिका के अंदर इसको लगाया गया था 1983 के अंदर। फर्स्ट इंडियाज रिसर्च बेस इन अंटार्कटिका, ठीक है, इसको दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। और 1983 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हर्ष के गुप्ता, अ वेल नोन अर्थ साइंटिस्ट, during the third expedition in a record time of 1 Antarctic summer. This station was home to the Indian team members to the 5 long years, 5 साल तक था ये, sheltering them from the harsh and the ruthless conditions, ठीक है। बाद में फिर इसको डिस्मेंटल कर दिया गया, क्यों? क्योंकि जिस आइस शेल्फ पे ये था वो आइस शेल्फ पिघलने लग गई और यहाँ पर फिर वो रिसर्च स्टेशन को जारी रखना या उसको मौजूद रखना वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया, इसलिए यहाँ पे इसको हटा दिया। तो इंडिया की जो पहली रिसर्च स्टेशन है, रिसर्च बेस अंटार्कटिका के अंदर है, उसको दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। इससे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं हिमालयन एरिया से भी, लेकिन ये नहीं है। दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका के अंदर 1983 के अंदर इसको लगाया गया था और ये 5 साल तक था, अभी ये डिसमेंटल हो चुका है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया? बताइए, हाइएस्ट इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड कह रहा हूँ मैं, कौन सा डैम जो है वो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर मौजूद है? बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, तहरी डैम इसका आंसर है, क्योंकि तहरी डैम जो है जो उत्तराखंड पर है और ये भागीरथी रिवर पर है। इसकी जो हाइट है वो 260.5 मीटर्स है अबव द सी लेवल, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है तहरी डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया विद द हाइट ऑफ 260.5 मीटर्स एंड इट इज ऑल्सो द टॉप 10 डैम्स इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, यानी कि टॉप 10 लिस्ट के अंदर ये 8th नंबर पे आता है, जहाँ तक मेरे को पता है। और दिस डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर भागीरथी। तो 2-4 इन्फॉर्मेशन है। पहला तो ये इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर है, हाइट इसकी 260.5 मीटर्स है, और ये जो डैम है आप देख रहे हैं ये भागीरथी रिवर पर है। भागीरथी और अलकनंदा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगा बनने से पहले जो है उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स? बताइए क्या होगा। वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड्स पे लो रेनफॉल क्यों होती है? इनमें से कौन से कारक हैं? बताइए क्या होगा। वेरी इजी, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा देयर लीवर्ड लोकेशन, ठीक है। 2 तरह की लोकेशन होती है, एक होती है विंडवर्ड लोकेशन और एक होती है लीवर्ड लोकेशन। ये बेसिकली लोकेशन किसी भी माउंटेन या किसी भी बैरियर के उस तरफ होती है, फ्रंट साइड या बैक साइड कहेंगे। अब फ्रंट साइड और बैक साइड हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ द विंड डायरेक्शन। तो किसी भी माउंटेन का विंडवर्ड साइड क्या होगा? एनी रीजन इफ नेचुरली पोजिशन अलोंग द विंड डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड ब्लोस, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे ये इंडिया का पेनिसुलर इंडिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है। यहाँ से मानसूनल विंड्स आती हैं, आप जानते हैं साउथ वेस्ट मानसून यहीं से आता है। तो ये जो विंड्स यहाँ से आ रही हैं सबसे पहले ये वेस्टर्न घाट से टकराती हैं। तो ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो पूरा एरिया है ये हमारा इसका विंडवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि ये विंड से बिल्कुल सामने है, विंड के सामने है, ठीक है। जब ये विंड क्रॉस करके, ठीक है, क्रॉस करके जब इस तरफ जाती है, यानी कि ये जो विंड क्रॉस करके इस तरफ चली जाएगी, तो ये जो पूरा एरिया है पूरा यहाँ से लेकर आता है, ये इसका लीवर्ड साइड कहलाता है। द रीजन विच इज पोजिशन ऑपोजिट टू द विंड डायरेक्शन इज नोन एज लीवर्ड साइड। तो जो वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैं वो आते हैं विंडवर्ड साइड के अंदर, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन जो लीवर्ड साइड है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे तमिलनाडु आते हैं और महाराष्ट्र का काठियावाड़ एरिया आता है, मराठवाड़ा एरिया आता है, वो जो है वो लीवर्ड साइड के अंदर है। यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से आप देखेंगे जो हमारा मानसूनल पीरियड है इसकी वजह से यहाँ पर पूरे तमिलनाडु एरिया के अंदर ही, ये जो एरिया के अंदर कभी भी बारिश नहीं होती। इसको बारिश मिलती है हमेशा रिट्रेटिंग मानसून पे, यानी कि विंटर मानसून से इसको बारिश मिलती है। कभी भी इसको
सदर्न साउथ वेस्टर्न मानसून से जो हमारा मानसून पीरियड है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि ये जो एरिया है कंप्लीटली वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड के अंदर आता है। विंडवर्ड साइड वो है जो विंड डायरेक्शन के मतलब विंड डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है, हिल के इस तरफ मौजूद है, और हिल के जो पीछे वाला एरिया जो है वो हमारा लीवर्ड साइड है। ये बात आपको ध्यान रखती है। तो वेस्टर्न स्लोप्स और वेस्टर्न घाट जो है वो विंडवर्ड साइड के अंदर आते हैं, और वेस्टर्न घाट्स की जो उस तरफ वाला एरिया जो है, जो हमारा मराठवाड़ा एरिया है और जो तमिलनाडु का एरिया है, वो हमारा वेस्ट लीवर्ड साइड के अंदर आता है, जहाँ पर बारिश नहीं होती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है, यहाँ पे हिल्स दे रखी है और यहाँ पर दे रखे हैं स्टेट्स के नाम, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बहुत बार, बताइए। इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, हिल्स के बारे में भी फिजियोग्राफी देखनी पड़ेगी। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बताइए। ऑलराइट, समय होता समाप्त दोस्तों। इसका आंसर होगा डी, अबोर हिल्स। अबोर हिल्स जो है वो मेघालय के अंदर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर है। पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिकल मैप है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद ये बीच वाला असम है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम। तो इस तरह से बनती है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अब जो हिल्स के बारे में बात हो रही थी, मिरी हिल्स जो है वो बिल्कुल सही है, वो अरुणाचल प्रदेश पर है। उसके बाद जो अबोर हिल्स है, अबोर हिल्स जो है वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अबोर हिल लिखा हुआ था मेघालय, मेघालय पे नहीं है। अबोर हिल्स जो है ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जो मिकिर हिल्स है ये आप देख सकते हैं, ये असम के अंदर है। उसके बाद मिश्मी हिल जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और जो लुशाई हिल्स है जहाँ पे लिखा हुआ था ये मिजोरम के अंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिजोरम है, और ये हमारे लुशाई हिल्स है, ठीक है। तो मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिश्मी हिल्स ये सब अरुणाचल प्रदेश पे है। मिकिर हिल्स जो है वो आसाम के अंदर है, और ये जो लुशाई हिल्स आप देख रहे हैं ये हमारे मिजोरम के अंदर है। मेघालय के अंदर आती है हमारी गारो खासी और जयंतिया हिल्स, ये बात आप जानते हैं। तो इस तरह से आपको फिजियोग्राफी भी ध्यान रखनी है। आपको स्टेट वाइज भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन से हिल्स कहाँ पर है, या इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियाज ईस्ट कोस्टल प्लेन। बताइए, इनमें से क्या इंडिया का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का फीचर नहीं है, बताइए। ऑलराइट, समय होता समाप्त दोस्तों। उसका सही आंसर होगा जो नहीं है फीचर वो है डी, इट इज अ सबमर्ज्ड कोस्ट एंड हेंस टिल्टिंग हैज लेफ्ट नो स्कोप फॉर द डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स डिपोजिशन एक्शन ऑफ द रिवर्स, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज नहीं है, वो इमर्जेंट कोस्ट है। सबसे पहले देखते हैं कोस्ट कौन कौन से हैं। तो ये हमारे बेसिकली कोस्ट लाइन्स हैं, ठीक है। ये वाला जो है, जो हमारे बे ऑफ बंगाल में है वो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम नॉर्थ सरकार कोस्ट कहते हैं। वेस्टर्न में जो है वो हमारा है, जो अरेबियन सी के अंदर है वो हमारा मालाबार कोस्ट है। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारा वो दो तरह का है। ये जो आप देख रहे हैं कोकन कोस्ट तक, गुजरात से यानी काठियावाड़ कोस्ट से लेकर कोकन कोस्ट तक जो आप देख रहे हैं वो हमारा इमर्जेंट कोस्ट है। उसके बाद जो मालाबार जो है वो हमारा सबमर्जेंट कोस्ट है। लेकिन जो ये वाला जो पूरा आप कोस्ट देख रहे हैं, कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्थ सरकार जो है वो पूरा इमर्जेंट कोस्ट है। अब कोई कुछ पूछ सकता है कि भाई इमर्जेंट और सबमर्जेंट में क्या फ़र्क है। इमर्जेंट कोस्ट मतलब जो थोड़ा सा उठा हुआ है, और सबमर्जेंट मतलब जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। तो जो उठा हुआ रहेगा कोस्ट, वहाँ पर क्या होगा, पहली बात शिप्स नहीं आ पाएंगे, यानी कि वहाँ पे पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि जो शिप का तलवा है वो उस कोस्ट लाइन से अड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कोस्ट जो है वो पानी के नीचे, इसी वजह से आप देखेंगे मेजर पोर्ट जो है वो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे ज़्यादा है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे पोर्ट्स बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा गैप पे भी आप देख सकते हैं। तो यही कारण है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है दोस्तों वो हमारा इमर्जेंट कोस्ट है। इमर्जेंट कोस्ट होने की वजह से यहाँ पर जो है नेचुरल हार्बर्स और बंदरगाहें जो है वो नहीं बन पाती हैं, क्योंकि वो जो है शिप एंटर ही नहीं कर पाता है, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो हमारा सबमर्जेंट इमर्जेंट दोनों है, इसी वजह से यहाँ पे आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जो ऑप्शन था वो था कि इट इज़ अ सबमर्जेंट कोस्ट एंड हेंस टिल्टिंग हैज लेफ्ट नो स्कोप फॉर द डिपोजिशन एक्शन ऑफ द रिवर्स। ये गलत है, डिपोजिशन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर आप देखेंगे, और ये एक इमर्जेंट कोस्ट है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, एज पर द इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। बताइए, इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर पूछा है, फॉरेस्ट कवर नहीं पूछा है, इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर पूछा है। बताइए किस स्टेट ने मतलब फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी दिखाई है एज पर द न्यू रिपोर्ट। ऑलराइट, समय समाप्त होता है दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा सी, कर्नाटका। कर्नाटका ने जो है वो बहुत अच्छी रिपोर्ट दिखाई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्रीन कवर इंडिया जो है ये रिसेंट रिपोर्ट है,
और इसमें आप देख सकते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का इंडिया का 24.56% है। इसमें लिखा हुआ है टॉप 3 स्टेट शोइंग द इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया। सबसे पहले कर्नाटका है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है और फिर केरला है। तो यहाँ से आपको तीनों याद रखने हैं कौन कौन से स्टेट्स के अंदर फॉरेस्ट कवर बड़ा है। सबसे पहले कर्नाटका है 1025 स्क्वायर किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 990 स्क्वायर किलोमीटर, केरला 820 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, ये हमने कर ही लिया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश है, एरिया वाइज पूछा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया नहीं, एरिया वाइज। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज सबसे ज़्यादा इसके अंदर हुआ है वो है कर्नाटका, ये बारे को ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश जो है वो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर इंक्रीज की बात की जाए तो फिर वो कर्नाटका है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश देन केरला। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एस्टिमेटेड यूरेनियम रिसोर्सेज। बताइए, यूरेनियम जो है, जो एक रेडियो एक्टिव मेटल है, वो इंडिया में कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, बताइए। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा और न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर काम आते हैं। ऑलराइट, समय होता है समाज दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरेनियम इस तरह से दिखता है और ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो मेटल या वो मिनरल्स जिसके जो न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल हैं और जो कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, और ये रेडिएशन जो है वो फिर काम आती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से। तो यूरेनियम जो है एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन चलाते हैं, यानी कि एक रॉ मटेरियल है ये। तो इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसका तुमालापल्ले जो है, तुम्मलपल्ले विलेज जो है आंध्र प्रदेश का कदापर डिस्ट्रिक्ट में, ये इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड के अंदर टॉप प्रोड्यूसर कौन है यूरेनियम के, तो सबसे पहले आता है कजाकिस्तान, देन फॉलोड बाय कनाडा, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। कजाकिस्तान का आप देखेंगे जो लार्जेस्ट शेयर जो है वो 43% है, उसके बाद कनाडा का 13% है, ऑस्ट्रेलिया का 12% है। तो ये क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल से भी आ सकता है आपसे और इंडिया लेवल से भी आ सकता है। मैंने देखा है वर्ल्ड लेवल से मिनरल से पूछा जाता है, तो यूरेनियम का आ सकता है, प्लूटोनियम का, थोरियम का, किसी का भी आ सकता है। तो कजाकिस्तान लीड कर रहा है वर्ल्ड पर और इंडिया के अंदर लीड कर रहा है आंध्र प्रदेश। ये बात को ध्यान रखती है। ये कदबा डिस्ट्रिक्ट है और तुमापाले विलेज का नाम है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द केटू पीक इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग रेंजेस। बताइए, केटू पीक जो है जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये कौन सी हिमालयन रेंज पर मौजूद है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बताइए। बताइए क्या होगा, वेरी इजी। ऑलराइट दोस्तों, समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर होगा सी, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज पर ही केटू मौजूद है। आप यहाँ पे देखेंगे ये मैप है, ये पूरे हिमालयन रीजन का मैप है और प्रिसाइजली बात की जाए तो ये वेस्टर्न हिमालयन रीजन का बात है, ठीक है। सबसे पहले आता है काराकोरम रेंज अगर हम नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं, उसके बाद आता है लद्दाख, देन आता है जास्कर, देन आता है पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ पर जोजिला पास भी आप देख सकते हैं, ये बारालांचला पास है। तो जो केटू है गॉडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम रेंज के अंदर आती है, ट्रांस हिमालयस के अंदर नहीं आती है। ये बात को ध्यान रखनी, ना ही जास्कर के अंदर आती है। केटू जो है वो काराकोरम रेंज के अंदर है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स। इनमें से जो ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स आपको बताना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन से इनमें से ग्रुप ऑफ स्टेट्स के अंदर से पास होती है, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। और ये सारे स्टेट्स नहीं है, टोटल 8 स्टेट्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 20 का आंसर है क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट बी ही लगता है, ठीक है। राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, मणिपुर नहीं आता है और इसके अंदर यहाँ पे यूपी एमपी नहीं आता है, यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 इंडियन स्टेट से बात हो रही है। यहाँ पे देखेंगे आप इनकी मैप पे, सबसे पहले है राजस्थान, देन गुजरात, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न पार्ट आप देख सकते हैं, फिर आता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 8 हो गए। और यहाँ पे कौन से स्टेट में कहाँ से जारी है आप देखेंगे, गुजरात के अंदर ये जसदन से जारी है, राजस्थान से जारी है ये कलिंगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश से जारी है शाहदादपुर से, ठीक है, शाजापुर, और छत्तीसगढ़ में जारी है सोनहट से, झारखंड में जारी है ये लोहरदंगा से, या लोहरदंगा नहीं, ये है लोहरदगा, वेस्ट बंगाल में जारी है कृष्णनगर से, त्रिपुरा में जारी है उदयपुर से, और मिजोरम से जारी है ये चंपाई से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 8 स्टेट्स हैं
यहाँ पर 8 के 8 नहीं दे रखे, लेकिन ये जो ग्रुप है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। आप देख सकते हैं राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम ये सारे आते हैं, लेकिन ऊपर वाले जितने भी है वो उस ग्रुप में नहीं आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वेरी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कई बार नंबर पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई स्टेट्स का नाम बताइए, कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई अरेंज कीजिए चलो उनको, वेस्ट से साउथ, वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, ऐसा पूछा जा सकता है। तो वेस्ट से ईस्ट अगर हम चल रहे हैं, सबसे पहले आएगा गुजरात, देन आएगा राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, उल्टा चलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोस इन द अंडमान आइलैंड। बताइए इनमें से कौन सी रिवर जो है वो अंडमान आइलैंड के अंदर फ्लो करती है, बताइए। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि भाई रिवर जो है आपको इंडियन मेनलैंड से पूछी जाएगी, आइलैंड से भी पूछा जा सकता है। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा कल्पोंग रिवर जो है, कल्पोंग रिवर जो है वो नॉर्थ अंडमान जो है हमारा, वहाँ पे फ्लो करती है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले, ये हमारा इंडियन लैंड मास है, बे ऑफ बंगाल के अंदर, यहाँ पे हमारे अंडमान आइलैंड्स हैं, और ये इस तरह से है, नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, देन लोअर अंडमान, उसके बाद नीचे आता है फिर यहाँ पे लिटिल अंडमान। ठीक है, तो जो रिवर है कल्पोंग रिवर जो है वो नॉर्थ अंडमान में है, ये वाला जो आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं जूम भी कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर मौजूद है, उसको मैं आपको जूम आउट करके बताता हूँ। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये नॉर्थ अंडमान का है, और यहीं पर ही सैडल पीक है। सैडल पीक का हमने एक रिडल भी किया था। सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है अंडमान आइलैंड्स की, ठीक है, 732 मीटर्स की हाइट है, और यहीं से जो है वो कल्पोंग रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ओनली रिवर है इसकी, कल्पोंग रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है, और ये नॉर्थ अंडमान के अंदर है। तीन इन्फॉर्मेशन है कि पहली बात, कल्पोंग रिवर कौन से अंडमान पर है, नॉर्थ अंडमान पर है। कौन से कह सकते हैं कि पीक से ओरिजिनेट हो रही है, सैडल पीक से हो रही है। सैडल पीक की हाइट कितनी है, 732 मीटर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर माउंटेन रेंजेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सी माउंटेन रेंजेस जो हैं वो करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे माउंटेन रेंज के नाम है और यहाँ पे स्टेट्स के नाम है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, आपको बताना है कौन सा गलत है, बताइए। बताइए क्या होगा। ऑलराइट दोस्तों, समय समाप्त होता है, और उसमें पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो सी इसका सही आंसर होगा। सिंगालिया रेंज जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं, वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। बाकी जास्कर कश्मीर के अंदर, ठीक है, धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और कुमाऊं जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। सिंगालिया रेंज को मैं आपको दिखाता हूँ। सिंगालिया रेंज जो है वो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, जो चिकन लेग से जाके मिलता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिंगालिया रेंज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं दार्जिलिंग वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये मौजूद है। और जो आप देख रहे हैं ये एक और एक रेंज है, ये इसकी हाईएस्ट रेंज है वेस्ट बंगाल की, संदकफू उसको कहते हैं, संदकफू जो हाईएस्ट है, लेकिन सिंगालिया भी इसकी एक रेंज है जो हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म्स द डेल्टा। इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ रिवर जो है वो डेल्टा बनाते हैं। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए। डेल्टा कौन बनाते हैं, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी, गोदावरी, कावेरी और महानदी, ये जो है वो डेल्टा बनाती है, और बाकी इनमें से नर्मदा जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा वाला सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पहले नर्मदा क्यों डेल्टा नहीं बताती। पहले मैप पे देखते हैं ये रिवर कहाँ पर है। गोदावरी आप देख सकते हैं, ये रही गोदावरी। महानदी जो है वो ये रही। कौन कौन से स्टेट से जा रही है गोदावरी, आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र से जा रही है, तेलंगाना से जा रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश से जा रही है। ठीक है, गोदावरी। उसके बाद कृष्णा रिवर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा है कर्नाटका, और यहाँ पर हमारा है तेलंगाना भी है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी है। उसके बाद कावेरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कर्नाटका है, और ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु इन 2 स्टेट में सही है। ठीक है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है वो इन्हीं 2 स्टेट के बीच में है। उसके बाद जो नर्मदा और तापी रिवर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तापी रिवर है, मध्य प्रदेश से होते हुए जा रही है, अमरकंटक से निकलती है, और तापी रिवर भी यहाँ से जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टा क्यों बनाती है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो अरेबियन सी में जा रही है वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती। उसका आंसर जो है वो उस डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखो, ये जो आप टोपोग्राफी देख रहे हैं ये हमारे पेनिसुलर इंडिया की है, ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। और मैंने आपको बताया था जो पेनिसुलर इंडिया है उसका जनरल स्लोप जो है वो कैसे है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट होगा इसका। ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये अगर मैं बता दूँ, ये ईस्ट है,
ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उसका जो एलिवेशन है वो स्लोप जो है वो इस तरह से है, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है। इस तरह से जो है हमारे पेनिसुलर इंडिया का स्लोप है। तो नेचुरल स्लोप बन रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवर जो है वो हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती है, वहाँ पर नहीं जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जो आप देख रहे हैं टोपोग्राफी जो ये जो इस तरह से है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यहाँ पर जो है ये जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, जेंटली रोलिंग स्पेस है। और इसी वजह से क्या होता है यहाँ पर स्लोप के अंदर जो विंड की जो रिवर्स की जो वेलोसिटी है, रिवर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। स्लो होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे जो डिपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे ही ये सारी रिवर्स अपना जो यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, ठीक है, जैसे ही जाके ये डिस्चार्ज करती है वाटर और बे ऑफ बंगाल से मिलती है, तो यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है, यहाँ पर डेल्टा बनाती है, यहाँ पर डेल्टा बनाती है। कारण उसका ये है कि पहली बात तो जो ये जो स्लोप है वो जेंटल है, स्टीप नहीं है। और जेंटल स्लोप होने की वजह से जो रिवर की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और स्लो होने की वजह से डिपोजिशन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब हम बात करते हैं कि भाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, जो नर्मदा और तापी जो है प्राइमरीली, और इसके अंदर साबरमती माही भी आती है, ये जो है वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? इसका कारण आप देख सकते हैं दोस्तों, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। आप देख सकते हैं एक यहाँ का स्लोप देखेंगे और यहाँ का स्लोप देखेंगे, कितना फर्क है। ये जो स्लोप है बहुत ज़्यादा स्टीप है, और स्टीपनेस की वजह से यहाँ से जो रिवर जा रही है प्राइमरीली नर्मदा और तापी, वो रिफ्ट वैली से होते हुए बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से जा रही है। और फास्ट स्पीड से जाने की वजह से जैसे ही रिवर यहाँ पर आके डिस्चार्ज करती है अपना रिवर जो है वो अपना लोड डिस्चार्ज करती है, तो सारा जो लोड है वो पानी के अंदर यानी कि अरेबियन सी के अंदर चला जाता है, और डेल्टा नहीं बनते। कारण उसका ये है कि जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है उसका जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। स्टीपनेस की वजह से रिवर की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और फास्ट होने की वजह से डिपोजिशन एक्टिविटी बहुत कम होती है। जैसे ये जाती है डायरेक्टली आके पानी के अंदर मिल जाती है। ये बात को ध्यान रखनी है। हाई ग्रेडियंट स्टीप स्लोप, और ये जो पूरा डेक्कन प्लेटू का देख रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा जेंटलर है, और जहाँ पर जो है वो डिपोजिशन एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, रिवर की वेलोसिटी बहुत कम होती है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट से यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली रिवर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और यहाँ से जो रिवर जा रही है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा जेंटल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसको पहले मिटा लिया जाए। ठीक है, ऑलराइट। वेयर इज द बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? आपको बताना है कि भाई कौन से रिवर के अंदर बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है, बताइए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर पर है, बताइए। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी, चेनाब। चेनाब इसका सही आंसर है, चेनाब रिवर पर है ये मौजूद। अब यहाँ पे देखेंगे चेनाब रिवर पे और कौन कौन से हैं। तो वो जो आपने बोला था बगलियार, देखो बगलियार यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दो हैं इसके बगलियार के एक्सटेंशन। चेनाब रिवर पे और कौन कौन से डैम है? पाकुल डैम यहाँ पर है, सलल डैम यहाँ पर है, और आप देखेंगे चेनानी यहाँ पर है, चेनानी 1, 2 और 3 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे डैम आप देख सकते हैं। दूल हस्ती ये जो है ये डैम भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस क्वेश्चन में आपको ना सिर्फ बगलियार के बारे में पता पड़ रहा है, यहाँ पे ये भी आपको पता पड़ रहा है कि चेनाब रिवर के अंदर और कौन कौन से डैम है। पाकुल डैम है, सलल डैम है, बगलियार है, दूल हस्ती है और चेनानी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसके डैम्स आप देख सकते हैं, और प्रपोज प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म द रिवर पद्मा? बताइए, रिवर पद्मा जो है वो किन दो रिवर के मेल से बनती है पद्मा रिवर, बताइए। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे इसको। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। पद्मा रिवर जो है वो दो रिवर के मेल से ही बन रही है। आप देखेंगे ये जो गैंजेस है ये गंगा रिवर है, ठीक है, फिर ये यहाँ पर एंटर होती है तो जमुना बन जाती है। आप देखेंगे, सॉरी, गंगा रिवर तो यहाँ पर है, ये हुगली बन जाती है। हुगली बनने के बाद यहाँ पे फिर ये बांग्लादेश के अंदर एंटर कर रही है, और ये जो ब्रह्मपुत्रा है जैसे ही ये एंटर करती है बांग्लादेश पर, ये जमुना बन जाती है। और ये जो रिवर जब बन रही है, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली आप दिखाऊँ मैं आपको, जूम अप करूँ मैं इसको, यहाँ पे आप देखेंगे गंगा और ये जमुना, ठीक है, जब ये मिलती है तो यहाँ पर ये पद्मा रिवर बनती है। ये वाली जो रिवर है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये पद्मा रिवर का है, एग्जैक्टली यहाँ पर आकर ये बनती है। पहले जमुना रिवर एंटर करती है, फिर उसके बाद ये गैंजेस जो है वो यहाँ पर एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर, और आगे जाके ये रिवर जो है आई थिंक यहाँ पर ढाका मौजूद है, ढाका से थोड़ा सा दूरी आप मान सकते हैं, यहाँ पर ये पद्मा रिवर बनती है इन दोनों के ओरिजिनेशन से, इन दोनों के मीटन से या कन्फ्लुएंस से जिसको आप कहेंगे। तो यहाँ बार को ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल से ही हमारी पद्मा रिवर बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रैक एंड द श्रिंक व्हेन इट ड्राइज? बताइए,
कौन सी ऐसी सॉइल है जिसके अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं जब वो सूख जाती है? वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, ब्लैक क्ले सॉइल। और ब्लैक क्ले सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। नॉर्मली हमें ये डेक्कन इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, सदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इसकी क्वालिटी ये दोस्तों की भी जैसे ही ये इस पर बरसात पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब समर्स आते हैं तो ये मॉइस्चर रिलीज कर देती है क्योंकि एवेपोरेशन होता है। जैसे ही इसका समर आने के बाद पानी जो एवेपोरेट होता है तो यहाँ पर जो है ये श्रिंक हो जाती है और इस तरह से दरार पड़ जाती है क्योंकि पानी जो है वो निकल चुका है। ठीक है, इस सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पे कॉटन जो है इसकी खेती बहुत अच्छे से हो पाती है। और जब पानी सूख जाता है तो ये जो सॉइल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इस तरह से यहाँ पे इसमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा वो ब्लैक क्ले सॉइल होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू टू द लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के ऊपर एक कुछ क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है। इट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडस सांगपो सूचर जोन एंड साउथ ऑफ काराकोरम बिटवीन रिवर इंडस एंड श्योक। इट्स एवरेज एलिवेशन इज 6000 मीटर्स एंड द स्टॉक कांगरी इज द हाईएस्ट पीक इन द लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया। आपको बताना है इनमें से क्या सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए क्या होगा सही आंसर, बताइए। ऑलराइट दोस्तों, समाप्त समाप्त, और इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, सारे सही हैं। मैं आपको बताता हूं कि भाई इंडस सांगपो सूचर जोन किसे कहा जाता है। आप लोगों में से काफ़ी के अंदर ये कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या है, सूचर जोन क्या होता है, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हिमालयन प्लेट का एरिया है और ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, तिबेटन प्लेट है। ठीक है, जब ये दोनों कोलाइड किए थे, आपको ध्यान होगा गोंडवाना लैंड से जब ये टूट के इंडियन लैंड मास ने अपनी जर्नी की थी नॉर्थवर्ड, तो ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया था और यहाँ पे टकराने की वजह से हिमालयन ओरिजिन हुआ है, यानी कि हिमालयन माउंटेन रेंज बनी है। तो ये जो अब हिमालयन माउंटेन रेंजेस बनी है, ठीक है, तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है हमारा इंडस सांगपो सूचर जोन। सूचर जोन बेसिकली उसे कहा जाता है जहाँ पर ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट जो है वो एक टाँके से लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर एक स्टिच हो रखा है, जिसको हम टाँका लगाना कहते हैं, उस तरह से होता है। जब दो प्लेट्स अर्थ क्रस्ट के नीचे किसी टाँके से जुड़ी हुई है जहाँ पर जॉइंट है दो प्लेट्स का, उसे सूचर जोन कहा जाता है। ठीक है, तो इंडस सांगपो सूचर जोन जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नॉर्दर्न हिमालयास है इसके जस्ट ऊपर है। ठीक है, और इसी को सूचर जोन कहा जाता है। अब ये बोल रहा था कि भाई जो लद्दाख रेंज है वो इंडस सांगपो सूचर जोन के ऊपर है या नीचे है, तो बिल्कुल लद्दाख रेंज यहाँ पर है और इंडस सांगपो सूचर जोन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका आप देख रहे हैं तो ये इसके ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से मैप से आता है, तो आपको तैयार रहना दोस्तों। सूचर जोन क्या होता है? सूचर जोन बेसिकली एक जॉइंट होता है दो प्लेट्स के बीच में, तो इंडियन प्लेट और तिबेटन प्लेट के बीच का जो जॉइंट है उसे हम कहते हैं इंडस सांगपो सूचर जोन। और इस सूचर जोन के ऊपर ही हमारे लद्दाख रेंज है। इसके अलावा जो उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट था वो ये था कि इट्स एवरेज एलिवेशन इज 6000 मीटर। ये बिल्कुल सही है। जितनी भी रेंजेस हैं हमारे हिमालयन रेंजेस जो हैं उसका एवरेज एलिवेशन जो है वो 6000 मीटर से ऊपर है। उसके बाद बोला कि भाई जो स्टॉक कांगरी है ये जो है हाईएस्ट रेंज है लद्दाख रीजन की, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। स्टॉक कांगरी आप देख सकते हैं इसी लद्दाख रेंज पे मौजूद है, ये इसकी हाईएस्ट रेंज है और पीक है सॉरी, और इसका जो हाइट है वो है 6153 मीटर्स आप देख सकते हैं। तो ये तीनों करेक्ट हो गए। लद्दाख रेंज जो है वो इंडस सांगपो सूचर जोन के ऊपर है, यानी कि उस जॉइंट से ऊपर है। इंडियन प्लेट और हिमालयन प्लेट का जो जॉइंट है उसको हम कहते हैं इंडस सांगपो सूचर जोन, इसके ऊपर है। उसके बाद एवरेज एलिवेशन 6000 मीटर से ऊपर है और स्टॉक कांगरी जो है वो इस लद्दाख एरिया की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 6153 मीटर्स। ठीक है, आप यहाँ पे हाइट भी देख सकते हैं 6153 मीटर जो है वो 6000 मीटर से ऊपर ही है, तो यह बात आपको ध्यान रखती है। तो सारे सही है इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ होगा, मैप आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो ये हमने देख लिया दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, और सूचना ये है कि गुड न्यूज़ है, यूजीसी नेट ज्योग्राफी का ऑनलाइन बैच जो है वो 5 अगस्त से शुरू होने वाला है। मैंने आपको डेट रिवील कर दी है, यस 5 अगस्त से हम शुरू कर लेंगे और बैच स्टार्ट हो जाएगा। और वो कैसे होगा, क्या होगा, आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे पेमेंट करना है, उसके लिए आपको कल एक डिटेल वीडियो मिलने वाला है, तो आप स्टे ट्यून रहेंगे, वीडियो आपको पूरा मिलेगा और उसके अंदर वो सारी बातें होंगी। मैं उसको एफएक्यू फॉर्मेट के अंदर ही करने वाला हूँ, जैसे मैंने पहले किया था। एफएक्यू चलेंगे कि भाई आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उस वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपने मन बना लिया है मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ने का, यूजीसी नेट ज्योग्राफी पढ़ने का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको कवरेज मिलने वाली है। जेआरएफ अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं।
ठीक है। तो इसका जो बैच है वो हम 5 अगस्त से शुरू करने वाले हैं 2020, यानी कि अगले महीने बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। 10-15 दिन के अंदर, 10 दिन ही बाकी है, हम शुरू कर देंगे। इसका डिटेल वीडियो आपको कल मिलेगा, तो आप कल जो है वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे और कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर है इराटोस्थीन्स। इराटोस्थीन्स ने जो है वो अर्थ का सर्कमफेरेंस मेजर किया था। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, लाइव चैट में कोई नहीं देगा। आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने इंडिया का पहला लाइकन पार्क डेवलप किया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डेवलप्ड फर्स्ट लाइकन पार्क ऑफ इंडिया। आपको बताना है, इनमें से 4 ऑप्शन है। आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट में कोई नहीं देगा दोस्तों। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है शुभेंद्र एंड ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको क्लास पीडीएफ, अपडेट्स और वीडियोस मिलते हैं। और इसके अलावा हमारा है इंटरैक्टिव टेलीग्राम चैनल ग्रुप। अगर आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी एस्पिरेंट है, तो आप जरूर जुड़िए। यहाँ पे आपको टास्क मिलेंगे, डिस्कशन होता है, आप ही का इसमें प्रैक्टिस हो रहा है और आप एक तरीके से बीइंग अ ज्योग्राफर जुड़ रहे हैं एक स्पेसिफिकली ज्योग्राफी ग्रुप से। इसमें जुड़ने के लिए आपको मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है और इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है और यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। कल एक वीडियो आने वाला है 5 अगस्त को, जो हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं वो कैसे होगा, कहाँ पर पढ़ाया जाएगा और कैसे आपको फी पेमेंट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, वो सब मैं आपको कल बताने वाला हूं। तो कल आप देखेंगे वीडियो। इस वीडियो में इतना दोस्तों, ये हमारा यूजीसी नेट का बैच का फीचर दे रखे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या उसको आप में मिलेगा। पीडीएफ, लाइव वीडियोस, ठीक है, और डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिवीजन सेशंस, वो सब मिलेगा। मॉक टेस्ट वगैरह सब मिलेगा इसमें आपको अगर एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हैं। अभी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म दे रखा है, गूगल फॉर्म को आप फिलअप करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑनलाइन कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप फिलअप कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।